नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर नवकार एकेडमी के। जैसा कि आपको हमने पहले के एक सेशन में बताया था कि इस प्लेटफॉर्म पर हम जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर और आईसीटी से रिलेटेड कक्षाएं लेके आएंगे। तो उसी संदर्भ में आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ्स के जो परसेंटेज टॉपिक है उस पे क्लास। इसमें हम जितने भी प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का व्याख्या देखेंगे। तो मैथ्स का जो परसेंटेज टॉपिक है उस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी किए सीधे हम अपने प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो आपका है वो है चलिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने हाजिर है। हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो बिना कोई टेंशन लिए सीधे से प्रश्न को सीधे समझ के अपने को आंसर लाना है। ज्यादा लॉन्ग मेथड भी नहीं करेंगे, सीधा से आएंगे कि देखो हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको 36% अंक चाहिए। इसका मतलब हरि को उत्तीर्ण होने के लिए 36% लाना तो कंपलसरी है। इसमें से उसने 24% आपका अंक तो प्राप्त कर लिया। 24% अंक है ना वो आपका प्राप्त कर लिया। अब यदि वो 9 अंक और प्राप्त करता तो अनुत्तीर्ण नहीं होता, फेल नहीं होता, लेकिन उसके 9 अंक कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब यदि ये 24% अंक में मैं ये 9 अंक जोड़ दूं तो वो कहीं ना कहीं 36% के बराबर, 36% के बराबर है। चलिए परसेंटेज वाले में से परसेंटेज को माइनस करते हैं। तो देखिए 36% में से 24% माइनस हुए तो 36 में से 24 गए तो कितने रहे? 12% इक्वल टू 9। इसका मतलब 12% आपका किसके बराबर है? 9 के बराबर। आपको पूरा पूर्णांक निकालना है, मतलब 100% निकालना है। तो देखिए 12% 9 के बराबर है, तो 9/12 और पूरा निकालना है, इसका मतलब 100 निकालना है। 3 से इसको काट दिया, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 4 का भाग आपका 100 में दिया तो आए 25, और 25 का गुणा 3 से किया तो आपका आंसर आ गया 75। इसका मतलब इस परीक्षा में जो पूर्णांक थे वो कितने थे? 75। तो 75 आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा वो आपका राइट आंसर। सीधे से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, आप अपना अभ्यास करते रहिए। इस टाइप के देखो, जैसे ही आपका ये एक पैटर्न हो गया तो इस टाइप के जो प्रश्न आया उसको इसी विधि से हल करना है। अगला प्रश्न, यदि x माइनस वाई का 50% और x प्लस वाई का 30% है, मतलब ये इसके कहने का मतलब है कि x माइनस वाई का अगर यदि हम 50% निकाले और x प्लस वाई का 30% निकाले तो वो दोनों बराबर हैं। तो y है ना वो x का कितने प्रतिशत है? y x का कितने प्रतिशत है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको हल करने के लिए हमें x और y की कहीं ना कहीं वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या फिर x और y में क्या रिलेशन होता है उसको निकालना पड़ेगा। तभी हम बता पाएंगे कि y है ना वो x का कितना प्रतिशत है। तो जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। चलिए, तो x माइनस वाई का 50% निकालना है। कितना? तो इसका मतलब x माइनस वाई का 50% कितना हो गया? 50/100। चलिए, इधर x प्लस वाई का कितना निकालना है? 30%, और दोनों ही बराबर है, ये प्रश्न ने ही कह दिया है। चलिए, 100 से 100 तो आपका कट गया, 0 से 0 भी कट गया, तो इधर आपका जो रिमेनिंग रहा वो रहा 5x माइनस वाई। इधर जो रहा वो आपका रहा 3x प्लस वाई। गुणा कीजिए ब्रैकेट को खोल के, तो 5x माइनस 5y
और इधर 3 का गुणा किया तो 3x प्लस 3y। x वाले को एक तरफ लीजिए, y वाले को एक तरफ, ये 3 इधर गया तो 5x माइनस 3x, और यहाँ पे 3y प्लस 5y। तो देखिए 5x माइनस 3x तो कितना हो गया 2x, और यहाँ पे हो गया 8y। काट लिया इसको 2 और इसको 4, x इज इक्वल टू 4y। अपना ये लास्ट में जो रिलेशन आया इन दोनों के बीच में वो आया x इज इक्वल टू 4y। तो अगर यदि मैं y को इधर ले जाऊं और x को इधर ले आऊं तो देखिए आप x इज इक्वल टू आपका 4y है, मैं y को इस साइड ले जा रहा हूं और x को आपको ला रहा हूं इस साइड। तो किस तरह से लाएंगे देखिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4x। मतलब आप x या y को तो इधर इधर ही रखे, या फिर आप 4 को भी इधर ले जा सकते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या आया 1/4x, और प्रश्न पूछ रहा है y x का कितना प्रतिशत है। तो देखिए अपने आ गया y x का कितना प्रतिशत है, तो कहीं ना कहीं y x का कितना है 1/4, और 1/4 प्रतिशत में अपन यदि हम लिखना चाहे तो कितना होता है, तो 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 25। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा बी। तो इसका मतलब जो y x का कितना प्रतिशत है, तो आपका 25%। कितना 25%। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ये सारे के सारे प्रश्न आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न यहाँ पे करवा रहा हूं। 130 का अगर x प्रतिशत 11.7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये कह रहा है 130 का आप x% निकालिए, वो आपका है 11.7, तो आपको x का मान निकालना है। चलिए तो किसको करते हैं, तो 130 का x प्रतिशत तो वही हो जाएगा x/100, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाते ही बट्टे में 100 आ जाता है आपका। वो किसके बराबर है 11.7 के। तो अब देखिए x वाले को यही रखते हैं, बाकी सारे टर्म्स को अपन इधर ले जाते हैं। तो x को हमने यही रखा, तो 11.7 यहाँ 100 गुणा भाग में था, इधर जाके गुणा में हो गया, ये गुणा में था, इधर जाके भाग में हो गया। यहाँ का दशमलव हटा दिया, नीचे आ गया 0, 1 2 1 2, नीचे रहा 13, ऊपर 117, 13 का भाग 117 में दिया तो कितनी बार गया 9 बार। इसका मतलब x का मान अपने कितना आया 9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की तो वृद्धि कर दे और आपकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दे तो आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सोचिए इस प्रश्न में आप क्या कर सकते हैं कि एक आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी। आपको ऐसे बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं जहां एक तरफ वृद्धि एक तरफ कमी, और ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं कोई सामान था जिसके मूल्य में पहले तो वृद्धि कर दी फिर कमी कर दी तो मूल मान में क्या प्रभाव पड़ा। इस टाइप के सवाल आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा सा आपको 100 पे गणना करनी है। पहले कह रहा है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% होता है 20, यानी 20 आप इसमें जोड़िए, 100 में 20 जोड़े तो कितने आए 120। फिर कह रहा है चौड़ाई में 20% की कमी हो गई। अब देखिए अब जो नेक्स्ट इसे आगे स्टेप पे ले जाना है वो 100 पे नहीं है, अब जो गणना होगी वो 120 पे। तो 120 में 20% की कमी, तो 120 का 20% निकालिए। 120 का 20% कितना होता है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो 120 में 24 की कमी हो गई तो आया आपके यहाँ पे कितना आना चाहिए, 24 की कमी होने पे कितना आना चाहिए 96। कितना आना चाहिए 96। अब देखिए पहले 20% की वृद्धि यानी 100 का 20% 20 ही होता है, कितना आया 120। फिर कह रहा है चौड़ाई में 20% की कमी हो गई, तो देखिए 120 का 20% हमने निकाला, कितना होता है 120 का 20% 24। तो 120 में 24 की क्या हो गई कमी हो गई, तो कितना आया आपने
96। तो अब ये कह रहा है कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है। तो देखिए पहले हम 100 पे थे, अब लास्ट अपने जो वृद्धि और कमी करने पर आ गए 96 पे। तो आप ही बताइए 100 पे थे 96 पर आ गए तो कमी हुई या वृद्धि हुई? कमी हुई बेशक। तो देखिए 4% की क्या हुई? कमी। 4% की क्या हो गई? कमी। तो आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। हो सकता है कभी वर्ग वाला पूछ लेता है, तो वर्ग वाला आपको एक बार ही देगा, किसी वर्ग की भुजा में या फिर त्रिज्या में इतनी वृद्धि है, तो वर्ग वाला आपको सवाल पूछे तो आपको ऐसे नहीं कि एक बार ही दिया तो आपको एक बार ही करना है। वर्ग में भी अगर आ जाए ऐसा सवाल तो आपको 2 बार करना है, ठीक है, क्योंकि वर्ग का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल में क्यों भुजा तो समान होती है, तो वो क्षेत्रफल आप कहीं ना कहीं इसको 2 बार करेंगे। वृत्त में भी इसी तरह से होगा आपका। चलिए नेक्स्ट, तेल के कर में 20% की वृद्धि की गई। वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी की गई। एक तेल का जो भाव है, वो जो टैक्स है उसमें 20% की वृद्धि की गई, और वृद्धि के कारण जो खपत हो रही थी उसमें 20% की कमी की गई। इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? सेम टू सेम उसी तरह का सवाल है, बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज सवाल की अलग दिख रही है, बाकी वो का वही पैटर्न रहेगा। चलिए जो वहां की जो वैल्यू आई थी वो भी यहाँ पे सेम ही है। इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने कहा जब भी ऐसा है 100 पे गणना कीजिए। सबसे पहले तेल के कर में 20% की वृद्धि, तो 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% होता है 20, तो 20 की वृद्धि कीजिए आप, कितना हो गया? 120। अब कह रहा है वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी की गई। तो आप देखिए अब जो कमी करोगे वो 120 पे करोगे, तो इस पे 20% की आपको क्या करनी है? वापिस कमी। तो 120 का जो 20% निकालते हैं तो वो आता है आपके 24, और कमी करनी है तो माइनस करेंगे। 120 में से 24 गए तो आपका बच गया 96। इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई? तो खर्च में देखिए पहले 100 था, अब 96 है, तो कितना हो गया? कितना कम हो गया? 4% की आपकी कमी हो गई। तो 4% की कमी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 4% की क्या हो जाएगी? आपके कमी हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है तो उस संख्या का 50% है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बस आपको भाषा थोड़ी सी बड़ी देगी है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है कोई भी एक संख्या है उसका आपको 65% और उसी संख्या का 35%, दोनों का जो अंतर है वो आपका है 22.20। यहाँ पे 22.20 है, तो उस संख्या का 50% क्या है? चलिए, तो मैंने माना वह संख्या क्या है? x है। माना वह संख्या x है। अब उस संख्या का आपको सबसे पहले निकालना है 65%, तो x का 65% निकालना है, x का 65%, और उसी संख्या का 35% का अंतर। यदि मैं x के 65% में से x के 35% को माइनस करूं तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 22.20। 22.20। अब बस इसको हल करना है, x की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको जो भी x की वैल्यू आए उसका कितना परसेंट निकालना है? 50%। तो चलिए x का 65% और x का 35%, तो सीधा सा करना है आपको, 65% में से 35% निकालिए, तो 65% में से 35% गए तो कितना आया? 30%। इसका मतलब आपको कुल मिला के यहाँ पे x का 30% निकालना है। तो देखिए x का 30%, इसका मतलब x गुणा 30/100 बराबर 22 क्या हो जाएगा? 20। तो x का मान क्या हो जाएगा? 22.20। ये यहाँ पे गुणा में चला गया
और 30 का दे दिया भाग, पॉइंट हटाया, आपका कितना आया 100, कट गया 0 0, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 चौके 12। तो इसका मतलब x का मान आपका कितना आया 74, x का मान कितना आया 74। पर बहुत से बच्चे मोस्टली इसको यहीं पे खत्म कर देंगे और आप यहाँ पे 74 है, 74 आंसर टिक करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। सवाल अभी आगे भी और भी पूछ रहा है, उस संख्या का 50% है। अब ये कह रहा है 74 का 50% कितना होता है, तो सीधे से हम कह सकते हैं 50% मतलब आधा। तो 74 का आधा कितना हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए 74 का आधा कितना होता है, कितना होता है, कितना होएगा 37, कितना हो जाएगा 37। और अगर कोई पूरा सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व भी कर सकता है। 74 का 50% निकालना है, ये देखिए 0 से 0 कट गया, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया 37। आपका राइट आंसर हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा 37। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है, फिर y की आय z की आय से 20% कम है, तो x y z की आनुपातिक आय कितनी है। चलिए ये लिखा मैंने x, ये y और ये z। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, लेकिन पहले भाषा को समझना है कि सबसे पहले हम किसको 100 माने, तो उससे आगे से आगे हम और दूसरों का भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सवाल में जो पूछ रहा है उस हिसाब से मैं z को अगर 100 मानता हूं, तो देखिए दूसरे वाली लाइन क्या कह रही है, y की आय z की आय से 20% कम है। तो देखिए z की तो अपन ने कितनी मानी है 100, तो y की कितनी हो जाएगी 80। तो y की आय z की आय से 20% क्या है, कम है। अब आगे देखिए, यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है, मतलब देखिए यहाँ इसके 10% अधिक। अब ऐसे नहीं कि आप 10% आप सीधा 80 का 90 कर दे, ऐसा नहीं, ये गणना अब 80 पे होगी। तो 80 का 10% होता कितना है, तो साइड में देखिए 80 का 10% होता है आपका 8। कितना होता है 8। तो 80 में आप 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 88। तो तीनों की अपन ने जो आय है वो निकाल दी। अब ये कह रहा है इसकी आनुपातिक आय निकालनी है, तो बीच में तीनों के ही अनुपात का चिन्ह लगा दो। कौन सी संख्या से तीनों ही कटेंगे, 4 से काट लें। चलिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हो गया आपके 20, और ये 4 का भाग 100 में देते ही ये कितना आ जाएगा 25। तो 22 अनुपात 20 अनुपात 25, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 अनुपात 20 अनुपात 25। इसमें ऑप्शन इसने गलत दे दिए, सेम सेम मैंने डाल दिए। चलिए तो कोई भी एक ऑप्शन आपका हो जाएगा 22 अनुपात 20 अनुपात 25, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केले के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति केला खाने में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका जो खर्च है वो पहले के जितना ही अपरिवर्तित या यथावत रहे। इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे वो भी मैं इससे पहले आपको प्रश्न कर ही चुका हूं। देखिए इससे पहले हम इसी टाइप का सेम प्रश्न कर चुके हैं, जैसे कि ये प्रश्न है वो भी इसी टाइप का है। इससे पहले हम एक और प्रश्न देख चुके हैं आयत की लंबाई वाला, ये प्रश्न, तो ये भी प्रश्न इसी टाइप का है। इसी के आधार पे हम इसी सवाल को भी करेंगे। चलिए तो केले की आय में मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले माना केले का मूल्य था 100, 20% की क्या कर रहा है वृद्धि। तो 20%, 100 का 20% कितना होता है 20। तो 100 में 20 की वृद्धि की तो आपका कितना आया 120 आ गया। अब कह रहा है एक व्यक्ति केला खाने में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका जो खर्च है वो चेंजेज, मतलब कोई भी चेंज हो ही नहीं उसमें। तो क्या 100 पे था और वापस 100 पे ही लाना है। इसका जो पहले 100 ही खर्च हो रहा था अभी भी उसको 100 ही खर्च करना है। तो उसको केला खाने में क्या कमी करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के देखिए 120 से आपको 100 पे आना है। इसका मतलब कमी कितने की करनी पड़ेगी
20 की, किस पे? 120 पे। तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए 0 से 0 कट गया 2 और ये आ गया 6। 100 में 6 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 6 कम 6, 4 बचे, 6 सके 36, 4 बच गए, 16 सही 4/6 और वापस 4/6 को काटेंगे तो आ जाएगा 2/3। तो 16 सही 2/3 परसेंटेज। और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, पूरा शिद्दत से इसको समझने की कोशिश कीजिए। और इन प्रश्नों को जब भी आप एग्जाम, कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर देखिए। जो भी प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उनके पैटर्न को देखिए, किस टाइप से प्रश्न पूछ रहा है उसको देखिए। एक छोटे शहर की जनसंख्या कितना है? 9,26,100 है। यदि 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? ये कह रहा है कि एक छोटे शहर की अभी जो वर्तमान में जनसंख्या है वो है आपके 9,26,100। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व में जनसंख्या इसकी क्या थी? तो मैंने माना 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? x थी। माना 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी इसकी क्या थी? x थी। अब ये कह रहा है इसमें जो पहले 2 साल पहले जनसंख्या थी उसमें 2 साल पहले जो जनसंख्या थी उसमें 5% की वार्षिक रूप से वृद्धि हो रही है। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो सवाल करते हैं ना, उसी तरह से, जैसे कि देखिए 5% की वृद्धि है तो आपको 100 में इसको जोड़ना है, तो 105/100। और 2 साल बाद की बात कर रहा है इसलिए 2 बार इसको करना है। एक ठीक 105/100 और 105/100। और 5% दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? तो देखो आपने पहले अपन ने माना 2 साल पहले ये जनसंख्या थी, इसमें पहले ये वृद्धि हुई 5% की, फिर ये वृद्धि हुई 5% की, तो फिर अंतिम में आपकी जनसंख्या क्या हो गई? 9,26,100। तो आपको किसका मान निकालना है? x का। तो बाकी वाली सारी संख्याओं को आप उस साइड ले जाओ। 926,100 तो 100/105, 100/105। जो जो कट सकता है उसको काट दीजिए, बाकी वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए हम कोशिश करते हैं। 5 × 10 5 एकम 5, 5 × 10 0, 5 × 10 5 एकम 5, ये भी हो गया 20। और कोई कट रहा है तो उसको काटने की कोशिश करते हैं, 7 से काटने की कोशिश करते हैं। 7 × 21, ये हो गया आपके 7 एकम 7, 2 बचे, 7 × 21, 1 बचा, 7 दूनी 14, 2 बचे, 7 × 21। और भी अगर कटने की कट सकते तो काटते हैं। हाँ चलिए और कटेंगे 3 से। 3 चौके 12, 1 रहा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 00। यहाँ वाला तो ओके, खत्म होगी कहानी। हाँ 21 से काटते हैं इसको। चलिए किससे कटेंगे? 7 से काटे, 7 × 21, ये कितना हो गया? 7 × 5 = 35, 7 छक्के 42, 2 बचे, 7 × 21। वापिस 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये कितने हो गए? 2100। इधर तो हो गया आपके 2100 और इधर हो गया 400। कितना हो गया? 400। बाकी वाली संख्या सबको को गुणा कर देते हैं, 1 2 3 4 0 आएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया? 8,40,000। 8,40,000। इसका मतलब 2 साल पहले जो आपकी जनसंख्या थी वो 8,40,000 थी। फिर उसमें साल में 5% की वृद्धि हुई, फिर इससे अगले साल भी 5% वृद्धि हुई, तो आपके टोटल होगी 9,26,100। कितनी होगी? 9,26,100। इससे बाद में आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके सामने है।
कि कुल पानी में 4% शक्कर है। यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा कितनी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न बच्चे गलत करते ही करते हैं। इस टाइप के प्रश्नों का मैं एक ही आपको मूल मंत्र दूंगा, इसका एक ही फॉर्मूला है, आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, फाइनल परसेंटेज इज इक्वल टू इनिशियल परसेंटेज गुणा क्वांटिटी और क्वांटिटी प्लस माइनस एक्स। देखिए फाइनल परसेंटेज का मतलब है लास्ट में परिणामी जो प्रतिशत आपका कितना है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक में परसेंटेज कितना है जिसका भी है, क्वांटिटी मतलब कुल क्वांटिटी आपके कितनी है और उस क्वांटिटी में से आपने कितना या तो हटाया है या कितना जोड़ा है उसको। लेकिन आपको इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने जो फाइनल परसेंटेज है, आपका जो भी अंतिम प्रतिशत है वो, और आप किसको मिला या घटा रहे हो वो सेम सेम है या अलग अलग है, तो दोनों ही कंडीशन में आपके अलग अलग तरीके से सवाल होंगे। चलिए तो इसको हम देखते, इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले फाइनल प्रतिशत, तो कुल पानी में 4% शक्कर है, उसमें से 6 लीटर पानी में से 1 लीटर तो वाष्प के रूप में उड़ गया, तो बचे हुए पानी में शक्कर का प्रतिशत निकालना है। इसका मतलब फाइनल परसेंटेज तो आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए तो आप इनिशियल परसेंटेज बताइए कितना है, तो कुल पानी में इनिशियल शक्कर का परसेंटेज कितना है 4%, गुणा जो इनिशियल क्वांटिटी आपकी कितनी है, प्रारंभ में आपकी क्वांटिटी कितनी थी 6 लीटर, पानी की कितनी थी 6 लीटर। अब इसमें से आप हटा कितना रहे हो पानी, तो 6 लीटर में से आपका 1 लीटर पानी था वो तो उड़ गया, उड़ गया मतलब माइनस हो गया, तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, तो देखिए 6 का 4 से गुणा कितना हुआ 24, 6 में से 1 गया तो 5, तो इसका मतलब आपका जो फाइनल परसेंटेज है वो कितना आया आपके 24/5%। लेकिन ऐसा का ऐसा सवाल आपको कहीं और पे दे दे और अगर देखिए आपके फाइनल परसेंटेज में किसकी पूछ रहा है, शक्कर का प्रतिशत, और उड़ाया मिलाया किसका है, पानी का, ये दोनों अलग अलग है, तब तो हम प्रतिशत सेम टू सेम ही लिखते हैं जो दिया हुआ है। लेकिन अगर सेम सेम हो जाए तो आपको यहाँ पे जो भी प्रतिशत, चाहे फाइनल वाला लिखो चाहे इनिशियल वाला लिखो, ये आपको 100 में से माइनस करके लिखने हैं, 100 में से माइनस करके लिखने हैं। अगर 100 में से माइनस करके नहीं लिखोगे तो आपका वो प्रश्न गलत हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको फाइनल परसेंटेज, फाइनल में किसकी बात कर रहा है, शक्कर के प्रतिशत की, और निकाला या जोड़ा या किसको है, पानी को, दोनों अलग अलग है, तब हमने डायरेक्ट कर दिया। और अगर सेम सेम हो जाए तो 100 में से माइनस करके आपको आंसर लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या 3 साल पहले 50,000 थी। एक गांव था जिसमें जनसंख्या थी 3 साल पहले 50,000, उसके पश्चात पहले वर्ष की जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे साल महामारी के कारण जनसंख्या में कमी हो गई 10% की, तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है, गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो देखिए 3 साल पहले आपके कितनी थी 50,000 थी, पहले साल में कितनी वृद्धि हुई 5%, 100 में 5 जोड़ा तो कितना आया 105/100, दूसरे साल में आपके कितनी कमी हुई 10% की, तो 100 में से 10 गया तो 90/100, तीसरे साल में आपके कितनी वृद्धि हुई है 4% की बढ़ोतरी, तो ये हो गया 104/100। बस इसको सॉल्व करोगे तो आपके 3 साल बाद में क्या जनसंख्या, वर्तमान में 3 साल बाद में क्या जनसंख्या रह गई उसकी बात आ जाएगी। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और कोई कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो इधर तो रह गए 105, 9 और 52। देखिए गुणा कर देते हैं 105 और आपके 9 का, तो 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 945 हो गए। 945 का आपको गुणा करना है 52 का, तो 945 और 52 का गुणा कर दिया, 2 पंजे 10, हासिल लगी 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 9 18,
5 पंजे 25, हासिल लगी 2, 5 ओके 20 और 2 22, हासिल लगी 2, 5 नम्मे 45 और 2 कितने हो गए 47। 0 9 और 5 हो गए 14, हासिल लगी 1, 9 10 11, हासिल लगी 1, 9 और 4, तो 49140। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49,140। तो 3 साल बाद में आपकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी 49,100 और आपकी हो जाएगी 40। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही एकदम इजी प्रश्न। 80 का कितना प्रतिशत 80 है भाई, 80 का पूछा है और कितना प्रतिशत 80 है। तो 80 का तो 80%, वैसे आप जनरली कह सकते हो सर ये तो 80 का 100% ही 80 होगा। 80 का 50% पूछा होता तो 40 बोल देते हम। तो अगर आपको ऐसी लैंग्वेज समझ में नहीं आता आप वैसे भी कर सकते हो। 80 का कितना प्रतिशत, मान लिया x%, कितना है 80, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 80 तो आपका यहाँ पर है ही है, ये 100 इधर चला गया और ये 80 नीचे आ गया, ये तो यहाँ गुणा में चला गया और ये भाग में आ गया, 80 से 80 कट गया, x का मान कितना आया 100। और आप ऐसे डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते हो कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो 80 का 100% 80 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह जनसंख्या 1500 थी तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न और सेम प्रश्न हमने पहले भी किया है। ये कह रहा है कि भाई 2016 में आपके जो भी आपके स्टूडेंट्स की संख्या है वो दे रखी है और 2018 में आपको निकालनी है कि 2018 तक हम कितने टारगेट को पूरा करेंगे। और टारगेट में कंडीशन दे दी ये कि पर ईयर 10% की आपके स्टूडेंट में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो चलिए 2016 से 2018 पे आना, इसका मतलब कुल मिला के अपने को 2 साल तक आगे बढ़ना है। तो देखिए 2016 में आपके थी कितनी 1500 और प्रत्येक वर्ष 10% की आपके कितनी वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। तो 100 में 10 जोड़ा तो हो गया 110/100 और गुणा 110/100। 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि अपने को कहाँ कितने साल तक आगे जाना है, 2 साल तक। ऐसे सवाल आपको 8th क्लास में भी मिलते हैं, 8th क्लास में भी अब ऐसे सवाल देने स्टार्ट कर दिए। 1500 गुणा 110/100 गुणा 110/100। अब देखिए इसको काटते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 111 का गुणा 11 से 121 और 121 का गुणा आपके 15 से कर रहे हैं। 15 एक कम 15, एक रही हासिल, 15 दूनी 30 और 31 हासिल लगी 3, 15 एक कम 15 और 16 17 18। इसका मतलब 2016 में 1500 स्टूडेंट थे और 2018 में हो जाएंगे 1800 और आपके कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 15 स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, आय व्यय और बचत के सारे प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो व्यय में वो क्या करता है 10% की वृद्धि करता है। तो कुछ नहीं है, मान लीजिए माना आय है कितनी है 100, आय कितनी है 100। तो देखिए यहां मैं आय लिख लेता हूं, यहां मैं व्यय लिख लेता हूं और यहां मैं बचत लिख लेता हूं। इनकम हुई कितनी, खर्च कितना हुआ, और इनकम में से अगर मैं खर्च को घटा दूंगा तो आपकी आ जाएगी बचत। तो इनकम को मैंने कितना माना है 100। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, तो 100 में से उसने 80 तो खर्च कर लिया, तो बताइए कितनी बचत हुई 20 की। अब यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो देखो 100 थी, अब 20% की आपको क्या करनी है बढ़ोतरी, 100 का 20% बढ़ोतरी की तो कितनी हो गई 120, क्योंकि 100 का 20% 20 और 20 जोड़ा तो हो गया 120। अब उसके व्यय में कितनी वृद्धि हुई 10% की वृद्धि हुई। तो 80 में 10% आप ऐड कीजिए, 80 का 10% होता है 8 और 80 में 8 ऐड किया तो कितना आ गया
अब देखिए बचत की बात करते हैं, तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी होगी उसको आप पता लगाइए। तो देखिए अब उसकी आय 120 है, उसका व्यय है 88, तो आपको पहले आप बचत निकालनी है। तो 120 में से 88 को पहले आप क्या कीजिए, माइनस कीजिए। तो बताइए 120 में से 88 माइनस किए तो कितने आ गए आपके, कितने आ गए, 32। कितने आ गए, 32। अब देखिए आय 120, व्यय 88 और बचत होगी 32। तो ये कह रहा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो पहले तो 20 हो रही थी इसकी बचत, अब इसकी बचत है 32, तो इसमें वृद्धि कितनी हुई इसको परसेंटेज में शो करना है। तो देखिए 20 से 32 आ गए तो वृद्धि कितने की हुई, 12 की। तो 12 बटा वृद्धि किस पर हुई है, 20 पे गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो कितना हो गया, 60। कितना हो गया, तो 60। उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, 60% की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सिर्फ लैंग्वेज में आपको उलझाया है, बाकी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या है। बहुत ही ऐसे जब भी प्रश्न आए आपको x मान के कीजिए, फटाफट से सॉल्व होगा। जैसे जैसे प्रश्न कहते जाए वैसे वैसे करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े, देखिए तो मैंने मान लिया, माना वह संख्या क्या है, x है। अब ये कह रहा है x का 75%, तो देखिए x का 75% निकाला, x गुणा 75 बटा 100। इसमें यदि मैं 75 को जोड़ता हूं तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब जो मानी है आपने, क्या प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। चलिए इस दोनों का गुणा किया तो हो गया 75x बटा 100 बराबर, सॉरी प्लस 75 बराबर x। x वालों को एक तरफ ले जाइए, बिना x वालों को एक तरफ ले जाइए। चलिए तो x माइनस 75x बटा 100 बराबर 75, ये आ गया 100। तो 100 माइनस, सॉरी 100x माइनस 75x बराबर 75। 100x में से 75x गया तो कितना बचा, 25x बटा 100 बराबर 75। तो x बराबर क्या हो गया, 75 गुणा 100 बटा 25। ये यहाँ पे भाग में था, ये गुणा में चला गया, और जो गुणा में था वो भाग में चला गया। तो 25 दिए 75, तो x का मान आपके 3 का गुणा 100 से किया तो कितना आया, 300। तो आपकी वो संख्या क्या हो जाएगी, 300। यदि आप 300 का 75% में 75 जोड़ते हैं तो वापस 300 ही उत्तर आएगा। 300 के 75% में यदि आप 75 जोड़ते हैं तो आपके 300 ही आंसर आएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, सिर्फ आपको लैंग्वेज में उलझाया है। एक बार फिर से समझिएगा, जब भी ऐसा सवाल आए आपको x मान के करना है कि x का 75% निकाले और उसमें 75 जोड़े तो आपका उत्तर आ जाता है, वापस x आ जाता है। x का 75%, तो x का गुणा 75 से किया तो 75x बटा 100, इसमें 75 जोड़ दिए बराबर x। x वाले पदों को आप एक तरफ ले जाइए और बिना x वालों को एक तरफ। तो मैंने क्या किया, जो 75x बटा 100 था इसको मैं इधर ले आया, तो x माइनस 75x बटा 100 बराबर 75। इसमें से कुल मिला के मैंने भिन्नों वाली बाकी की, तो आपका आंसर यहाँ आया 25x बटा 100 बराबर 75। और फिर इसको मैंने पहले वज्र गुणा करके सॉल्व करो, या आप जो जैसे भी आपको इच्छा हो वैसे सॉल्व कीजिए। 75 का गुणा 100 से कर देंगे और 25 का क्या दे देंगे, भाग, तो आपका आंसर आ जाएगा 300। तो इसका मतलब वो संख्या आपकी कितनी आई है, 300। कितनी आई है, 300। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अभी जो प्रश्न कराया था वो यथावत रहती है, वर्ड अपरिवर्तनीय रहती है, उसी टाइप का प्रश्न है। हाँ, एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% की वृद्धि की गई, लेकिन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन को उतनी ही राशि प्राप्त होती है। मतलब एक आदमी था, उसकी सैलरी में तो बढ़ोतरी की गई, लेकिन उसको लास्ट में फाइनलाइज इतनी सैलरी मिल रही है, उसे अपने वेतन की कितनी प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई है।
बिल्कुल। तो मैंने मान लिया कि उसका कितना वेतन था, 100। कितना वेतन था, 100। और 100 में आपने 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो देखिए 100 में 20%, 100 तो 100 का 20% 20, और 100 में 20 की वृद्धि की तो कितना आ गया, 120। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि उसके वेतन में यदि हम वृद्धि कर रहे हैं तो भी उसको तो मूल वेतन जो 100 था वही मिल रहा है। तो देखिए 120 से वापस मिल तो आखिरकार कितना रहा है, 100। तो ये कह रहा है कि उसके कितने प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हो रही है। तो देखिए 120 है और यहाँ पे 100, तो देखिए 120 से 100 पे आना है तो क्या करेंगे, कितने की कमी है, 20 की। किस पे कमी है, 120 पे, गुणा 100। देखिए 0 से 0 आपका कट हो गया, 2 ये हो गया 6, और 100 में 6 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 50, और यहाँ आ जाएगा 3। तो 50/3% उसको वेतन की राशि, जो 50/3% राशि है वो उसको वेतन की प्राप्त नहीं हो रही है। आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सबसे जो पहला वाला सवाल कराया था सेम उसी तरह सवाल है, आपको बस समझ के करते जाना है। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। मतलब कुल मिला के आपको कम से कम 36% अंक तो लाने ही पड़ेंगे। 36% नहीं आएंगे तो फेल हो जाओगे। उसने 28% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया तो पूर्णांक होगा। बिल्कुल देखिए, तो इस सेम उसी तरह का प्रश्न है कि भी 28% अंक तो उसने प्राप्त कर लिए। अब यदि वो 6 नंबर और प्राप्त करता तो उसके 36% अंक के बराबर नंबर आ जाते और वो पास हो जाता। इसका मतलब देखिए 28% में यदि मैं 6 को जोड़ दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 36% के बराबर हो जाएगा। चलिए, तो आप परसेंटेज वाला में से परसेंटेज वाला माइनस करते हैं तो 36% में से 28% मैंने माइनस कर दिया तो कितना है, 36 में से आपका 28 गया तो कितना रहा, 8%। इसका मतलब 8% अंक है वो कहीं ना कहीं 6 के बराबर है। तो अपने को पूरा पूर्णांक निकालना है और पूर्णांक के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो देखिए 6 8% के बराबर है, अपने को निकालना है पूरा का पूरा 100। तो देखिए 2 चौके 8, 2 तिया 6, और 4 से इसको काटा तो आया 25, और 25 का 3 से मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ गया 75%। कितना आ गया, 75%। तो आपके पूर्णांक कितने हो गए, 75%। तो आंसर आपका राइट हो जाएगा सी। कितने, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 50% इंग्लिश में फेल हुए, और यदि 13% विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हो गए तथा 69 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हो गए तो परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों की संख्या है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए देखिए, तो आप देखिए हिंदी में आपके फेल परसेंटेज कितना है, 40%। इंग्लिश में आपके फेल परसेंटेज कितना है, वो है आपके 50%। और बहुत इन दोनों में ही कितना है आपका, 13%। तो ओवरऑल जो फेल परसेंटेज है वो कितना रहा उसको देखते हैं। तो जब भी ऐसा आए तो देखिए इन दोनों को तो जोड़ना है और जो दोनों के अंदर फेल हुए उनको क्या करना है, माइनस करना है। तो 40 + 50 - 13। तो देखिए 40 + 50 कितने हो गए, 90, और 90 में से आपके 13 गए तो कितना हो गया, 77% फेल। इसका मतलब 77% स्टूडेंट क्या हो गए, फेल। तो आप ही बताइए टोटल 100% होता है, 100% में से 77% फेल हो गए तो पास कितने हुए, पास परसेंटेज कितने हुए, 23। तो 23% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। लेकिन प्रश्न तो क्या कह रहा है,
69 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं? 69 विद्यार्थी, 69 स्टूडेंट क्या हुए हैं? पास। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो परसेंटेज में 23 है वो किसके बराबर है? 69 के। तो 23% 69 के बराबर है। और आपको एग्जाम में टोटल कैंडिडेट्स कितने थे उसका निकालना है। तो एग्जाम में टोटल कैंडिडेट्स कितने थे तो इसकी गणना के 100 पे करेंगे। जब भी कुल की बात करेगा हम गणना किस पे करेंगे? 100 पे। तो 69/23 मल्टीप्लाई 100 भाग दिया तो आपके कितने आ गए? 3। और 3 का गुणा 100 से किया तो आया 300। इसका मतलब जो आपके एग्जाम में ओवरऑल स्टूडेंट थे वो कितने स्टूडेंट थे? 300 स्टूडेंट ने आपके एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अभी मैंने जो फाइनल परसेंटेज वाला करवाया था वो ऐसा का ऐसा ही प्रश्न है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी का घोल है उसमें 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो पहले आपको फॉर्मूला आना जरूरी है। फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल परसेंटेज इज इक्वल टू इनिशियल परसेंटेज गुणा क्वांटिटी, क्वांटिटी प्लस माइनस एक्स। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा मुश्किल से कर पाओगे। देखिए तो आप पहले तो हम ये देखते हैं कि जो फाइनल परसेंटेज है और किसको मिला या जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, वो सेम सेम है या क्या अलग अलग है? देखिए नए घोल में 50% चीनी हो मतलब फाइनल परसेंटेज तो चीनी की बात कर रहा है। और कितने ही ग्राम चीनी मिलाई जाए मतलब फाइनल परसेंटेज में भी चीनी, मिलानी भी चीनी। जब भी सेम वाली कंडीशन हो तो मैंने आपको बोला था कितने में से घटा के लिखना है? 100 में से। तो जहां जहां परसेंटेज की बात होगी अब उसको हम 100 में से घटा कर लिखेंगे। तो देखिए फाइनल परसेंटेज आपके चीनी का कितना है? 50%। तो 100 में से 50 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा? 50%। अब इनिशियल परसेंटेज मतलब प्रारंभ में आपके चीनी का प्रतिशत कितना था? तो प्रारंभ में आपके चीनी का प्रतिशत था आपके 40%। और लेकिन यहाँ पे 40 नहीं लिखना है, अपने को 100 में से घटा कर लिखना है क्योंकि जो मिला रहे हैं और जो अंतिम वाला है उन एक समान है वो। तो देखिए 100 में से 40 गया तो 60 गुणा क्वांटिटी आपके कितनी मात्रा थी प्रारंभ में? 300 ग्राम। अब ये कह रहे हैं इस 300 ग्राम में और कितनी चीनी मिला है? देखिए 300 में कितनी प्लस एक्स करे, 300 में आप और कितनी मिलाओगे तो आपका आंसर आएगा वो है। बस अब आप इसको सॉल्व करते जाओ, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम इसका पहले वज्र गुणा कर देते हैं। 300 प्लस एक्स और इसका मैंने 50 से गुणा किया और इधर मैंने यहाँ किया तो 18,000 आ गया। अब देखिए इसका गुणा इससे कर रहा हूं, 50 का गुणा 300 से किया, 5 3 15, 15,000 और ये हो गया 50 एक्स बराबर 18,000। एक्स वालों को हमने एक तरफ ले लिया तो 50 एक्स बराबर ये जो को 15,000 इधर आ गया, 18,000 में से माइनस हो गया और 18,000 में से आपका 15,000 माइनस होता है तो आपके कितना बचता है? 3,000। तो एक्स का मान कितना आया? 3,000 में 50 का भाग दिया, 0 से 0 तो कट गया, 5 एकम 5, 5 एके 30। इसका मतलब आपने और चीनी कितने ग्राम मिलाई है? 60 ग्राम। कितने ग्राम मिलाई है? 60 ग्राम। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60 ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि राम की आय श्याम की आय से 30% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कुछ भी डरने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ आपको बातों में उलझा रहा है। राम की आय श्याम की आय से 30% अधिक है तो देखती बात है अपन किसको 100 मानेंगे? श्याम को, क्योंकि श्याम से अधिक है। हाँ, श्याम से राम की आय कितने प्रतिशत अधिक है? 30%। तो राम की बताइए कितनी हो जाएगी? 100 और आपकी 30। अगर श्याम 100 है राम 130। अब ये कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? अब मुझे बताइए श्याम की आय
राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो अपने अनुसार तो कितनी है 30 पे, इसकी तो 130 है, इसका 100 है, तो श्याम की आय राम से कितनी कम है 30 कम है। लेकिन अपने को परसेंटेज में निकालना है और सारा आधार राम पे है, तो नीचे लिखेंगे इसके राम का, क्योंकि राम पे अपने निकाल रहे हैं कमी। 30/130 परसेंटेज में करना है तो 100 से कर दिया गुणा, तो देखिए 300/13, 300/13 हमने भाग दिया, 13 दूनी 26, पीछे रहे कितने 4, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 तिये 39, एक रहा आपका, तो 23/1 सही, सॉरी 23 सही 1/13%, क्या आंसर आ जाएगा 23 सही 1/13% आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, तो आज हम जो परसेंटेज टॉपिक पे आपके साथ चर्चा की, ये सारे के सारे प्रश्न इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए, चाहे रीट का हो, कांस्टेबल का हो, कोई और वैकेंसीज हो जिसमें मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं, उन पे हमने चर्चा की। आगे भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज टॉपिक का हम एक और सेशन लेके आएंगे और जितना संभव हुआ एक कुल 3 सेशन कर देंगे। तो हम जो परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन पे पूरी की पूरी चर्चा हो जाएगी। इससे आप परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का पैटर्न भी समझ पाएंगे और उनको हल किस तरह से करना है उसको भी कर पाएंगे। तो इसी तरह आपका प्यार और आपका स्नेह नवकार एकेडमी के प्रति इसी तरह बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।